हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। एक ऊष्मा इंजन 500 केल्विन स्रोत के बीच कार्य करता है और 100 केल्विन पर सिंक हो जाती है। यदि इंजन को समान स्रोत तापमान और 50 केल्विन के सिंक तापमान के बीच काम करने की अनुमति दी जाती है, तो इंजन की ऊष्मा दक्षता क्या होगी, इसमें हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दक्षता के लिए क्या फार्मूला होता है। तो दक्षता के लिए लिखते हैं हम ईटा इज इक्वल टू 1 - T1/T2। ओके, तो जो T1 है पहले कितना दिया हुआ है 100 केल्विन और T2 कितना है 500 केल्विन। ओके, अब बाद में ये कहा गया है कि 500 केल्विन हो जाता है। तो 500 केल्विन अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर ईटा क्या होगा, दक्षता क्या होगी। देखिए T1/T2 का मान अगर हम T1 घटाएंगे तो ये मान कम आएगा। T1 अगर हम घटाएंगे तो ये मान कम हो जाएगा, और जब 1 में से घटेगा तो ये मान फिर ज़्यादा आएगा। ठीक है, नहीं उसके कंपैरिजन में अगर हम 100 रखेंगे तब, तो यहाँ पर ईटा की वैल्यू जो होगी पहले से बढ़ेगी। ठीक है, दक्षता बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। ओके, अगर यहाँ 100 से ज़्यादा कर देते हैं हम, यहाँ पर जैसे 150 कर देते, तो यहाँ पर T1/T2 ये जो रेशो है वो ज़्यादा आता, और जब ज़्यादा वैल्यू घटेगी 1 में से तो दक्षता कम हो जाती। तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगी दक्षता, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, इंक्रीज़ होगी। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। एक अभिक्रिया के लिए सांद्रता मोल प्रति लीटर और सेकंड में समय में व्यक्त की जाती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है। हमें निकालना है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए देखिए इकाई, आप एक फार्मूला है इकाई के लिए, आपको ये याद रखना है। इसमें होता है देखिए L/m मोल। ठीक है, मोल प्रति लीटर होता है, लीटर प्रति मोल, इसकी पावर 1 - n। 1 - n जब होगा, और यहाँ पर क्या है सेकेंड की पावर -1 होता है। अगर हम n के जगह पर 2 रख देते हैं, क्योंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा L/ मोल की पावर 1 - n की जगह 2 रखेंगे, सेकेंड की पावर -1, तो यहाँ पर क्या आएगा -1 आएगा। तो L नीचे आएगा मोल प्रति -1, सेकेंड की पावर -1। इसको अगर हम देखें तो ये इन्वर्स है, ऊपर -1 है तो उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर लिखेंगे मोल, ओके, और नीचे लिखेंगे लीटर, और इधर लिखेंगे सेकेंड। ओके, सेकेंड की पावर -1। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मोल प्रति लीटर सेकेंड की पावर -1, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, अगर हम दूसरा चेक करें तो दूसरा भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम 0 पुट कर दें इसकी जगह पर, अगर हम इसकी जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर 0 पुट करेंगे तो लीटर/मोल सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको पता है कि सेकेंड की पावर -1 इकाई होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर हम 1 पुट करेंगे n के प्लेस पर, n = 1, तो ये वाली पावर हो जाएगी 0। जब ये 0 हो जाएगी तो सिर्फ आएगा सेकेंड की पावर -1। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या है, अगर हम इसको देखें तो देखिए ये होता है। अगर हम रेट कांस्टेंट की बात करें, ठीक है, एक रिएक्शन ले ली हमने A2P, ठीक है, ये रिएक्शन है, और यहाँ पर जो दर है dA/dt, ये बराबर होगा किसके, कि इसकी सांद्रता की घात 2 के बराबर। इसकी पावर कितनी होगी, 2। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है कि सांद्रता की पावर 2 होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम सिंगल रिएक्टेंट ले रहे हैं तब A की पावर 2 होगा। अगर हम डबल रिएक्टेंट ले लें A और B, तो उसके लिए हम A की पावर 1 और B की पावर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इधर लिखेंगे dA/, इधर लेकर आएंगे हम A के लिए, तो A की पावर 2, K × dt,
माइनस अगर हम उधर ले जाएं तो ये इधर प्लस हो जाएगा। इसका हम समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। स्टार्टिंग में सांद्रता A0 और टाइम t पर सांद्रता A अगर पुट करेंगे, यहाँ टाइम 0 से t पुट करेंगे, तब देखिए क्या होगा। a की पावर 2 यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, इसका समाकलन क्या होगा। इसका समाकलन निकल के आएगा -1/a। ओके, A0 से a पुट करेंगे, इसकी सांद्रता -k × dt। अब dt का क्या है, यहाँ पर समाकलन आएगा तो t, और 0 से t यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये माइनस, ये क्या आएगा देखिए 1/a -1/a0। ठीक है, अपर लिमिट रखते हैं पहले, फिर बाद में लोअर लिमिट, बराबर -k × t। ये हो जाएगा क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -kt। तो यहाँ से ये निकल के आया देखिए A0 1/A0 -1/a इज इक्वल टू k × t। तो ये आती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से हम हाफ लाइफ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फाइंड करना है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं हाफ लाइफ अगर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ए की जगह पर क्या आएगा, A0/2 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 1/A0 माइनस ये हो जाएगा 2/A0 इज इक्वल टू KT हाफ हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 1/A0 इज इक्वल टू KT हाफ। T हाफ जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/KA0। ओके, ये आएगा। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में हाफ लाइफ सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया निकालने के बाद हम इसकी जो इक्वेशन निकाली, हमने समीकरण निकाली, इससे हम हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं और लाइफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से हम करेंगे फाइंड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि डेल्टा H > 0 और डेल्टा S > 0 तो अभिक्रिया तभी स्वतः प्रवर्तित होगी जब, स्वतः प्रवर्तित का मतलब है कि स्पॉन्टेनियस कब होगी। स्पॉन्टेनियस जब होगी, आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा H - T डेल्टा S। ओके, एक कंडीशन यहाँ पर यह भी हो सकती है, अगर डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा S पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन होगी और ये यहाँ पर स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा H पॉजिटिव है और डेल्टा S भी पॉजिटिव है, डेल्टा S भी पॉजिटिव है, लेकिन T डेल्टा S की वैल्यू डेल्टा H से अगर ज़्यादा होगी तब यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस होगी। तो ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, डेल्टा H लेस देन T डेल्टा S। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो हमने डेल्टा G निकाला है, तो डेल्टा G अगर नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, स्वतः प्रवर्तित होगी, और डेल्टा G अगर पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। डेल्टा G अगर 0 आता है तो यहाँ पर ये कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, साम्यावस्था की। ओके, साम्यावस्था की कंडीशन आती है ये। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। आगे चलते हैं। एक भारी स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की होती है। देखिए, भारी स्थायी नाभिक के लिए जो n/p है, n जहाँ पर p से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों से कम होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इसमें देखेंगे निम्न में से कौन सी परिकल्पित अभिक्रिया के लिए ताप तथा दाब का बढ़ाना अभिक्रिया में सहायक होगा। अभिक्रिया में सहायक कब होगा,
देखिए ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया आगे की तरफ कब मूव करती है ताप बढ़ाने से? जब अभिक्रिया एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, जब अभिक्रिया क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक होगी, ऊष्माशोषी होगी, ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया आगे की तरफ मूव करेगी, फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी। और दूसरा यहाँ पर दाब की बात कर रहे हैं तो दाब, ओके, तो एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच जो एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, ये भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में डेल्टा एच के बारे में दिया हुआ है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए एंडोथर्मिक के लिए। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच निगेटिव होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे तब अभिक्रिया आगे की तरफ मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें दाब बढ़ाने पर क्या होगा, दाब अगर हम बढ़ाते हैं तब क्या होगा? देखिए Kp इज इक्वल टू KC, RT की पावर होता है डेल्टा N। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो डेल्टा N यहाँ पर क्या है? मोलों की संख्या, प्रोडक्ट के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट के मोलों की संख्या। तो जिधर प्रोडक्ट्स के मोलों की संख्या कम होगी उधर मूव करेगी दाब बढ़ाने पर। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं डी वाला, H क्या है? पॉजिटिव है। और दूसरा यहाँ पर देखिए 2 मोल दिए हुए हैं, रिएक्टेंट्स में देखेंगे 2 और 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, और प्रोडक्ट में सिर्फ 2, ये सॉलिड स्टेट में है लेकिन इसको नहीं लेंगे, गैसियस स्टेट वाले लेंगे तो ये 2 हैं। तो आगे की तरफ प्रोडक्ट के जो मोलों की संख्या है वो कम है और रिएक्टेंट के मोलों की संख्या ज़्यादा है, तो इस वजह से ये अभिक्रिया दाब बढ़ाने पर आगे की तरफ मूव करेगी। ओके, इसमें देखेंगे CuH होल ट्वाइस के 0.01 मोलल विलयन का pH कितना होगा? यहाँ पर देखते हैं इसका pH कितना होगा। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, इसके लिए देखिए Ca 2 + 2OH निगेटिव। CaOH होल ट्वाइस कितना है? 0.01, तो यहाँ पर कितना होगा? 0.01 होगा और इधर होगा 2 × 0.01। और हमें pH निकालना है तो इस समीकरण से हम POH निकाल सकते हैं। तो POH कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम OH आयनों की सांद्रता। OH आयनों की सांद्रता क्या होगी? ये हो जाएगा देखिए 2 × 10⁻²। ठीक है, अब यहाँ से हम POH निकाल सकते हैं। POH जब निकालेंगे तो लॉग आ जाएगा, और लॉग के लिए लॉग यहाँ पर हम देख सकते हैं, लॉग के लिए कितना आएगा? 2 × 10⁻²। ओके, तो यहाँ से देखिए यह आ जाएगा log 2 माइनस log 10⁻² माइनस का। ठीक है, नहीं माइनस नहीं, प्लस आएगा, माइनस तो बाद में आएगा फिर। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, log 2 की वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो 0.3010 होती है, माइनस ये हो जाएगा 2 log 10 और ये 10। log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि बेस 10 है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 0.3010 माइनस 2। अब 2 में से अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 में से जब हम इसको घटाएंगे, 2 में से ये घटाने के बाद ये कुछ आएगा 1.7। ओके, 1.7 लिख लेते हैं। ये आ गया POH। अब हम pH जब निकालते हैं तो 14 में से घटाते हैं POH। ओके, तो यहाँ 14 में से हम माइनस करेंगे 1.7। 1.7 जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 12.3 आएगा, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, 12.3। ओके,
यहाँ पहले से माइनस में होता है लॉग, ठीक है, तो माइनस लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है नहीं, और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारा प्लस में आया है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। यहाँ पर देखेंगे CH3COO-C2H5 का IUPAC नाम क्या होगा। इसका IUPAC नाम देखेंगे तो CH3COO-C2H5, इसका होगा एथिल एथेनॉइड, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, छोटा सा है, ठीक है, एथिल एथेनॉइड। निम्नलिखित में से यूरेनियम किसका सदस्य है। यूरेनियम का आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम होता है, देखिए 1 यूरेनियम, ठीक है, 92 होता है इसका, ठीक है, यहाँ पर 235 238 भी ले सकते हैं, तो ये होता है इसका एटॉमिक नंबर 92 है। आपको पता होना चाहिए कि 89 से 103 तक होते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है नहीं, एक्टिनाइड होते हैं, एक्टिनाइड सीरीज़ होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 58 से 71 ये होते हैं आपके लैंथेनॉइड। ओके, तो फिर ये एक्टिनियम का ही है तत्व, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही होगा, एक्टिनाइड सीरीज़। एक गोल डिस्क का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, किसी व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। व्यास के परितः निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, कोई डिस्क है तो उस डिस्क का जो जड़त्व आघूर्ण है वो कितना होता है, पहले इसको देखेंगे। तो डिस्क के लिए होता है देखिए 1/2 mr², 1/2 mr² होता है, ठीक है। अब हमें व्यास के परितः निकालना है, ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से बना दी डिस्क। अब हमें निकालना है व्यास के परितः। अगर हम इसको देखें तो लंब अक्षों की प्रमेय क्या होती है, IZ बराबर IX प्लस IY। अब IZ हमारा दिया हुआ है, ठीक है, अब ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो यहाँ पर कितना लिख लेते हैं, 2IX लिख लो या Y लिख लो, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 mr², तो जो IX आएगा वो 1/4 mr² आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। ओके, ये हमने निकाला है व्यास के परितः। यदि गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाए तो संवेग में आनुपातिक परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा में और संवेग में क्या रिलेशन होता है। ये होता है K बराबर P²/2m। अब गतिज ऊर्जा दुगनी हो रही है, ठीक है, अगर ये K1 है तो हमने K2 लिया और K2 हो जाएगा 2K1, ठीक है, गतिज ऊर्जा कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है, तो K2 हम लिख लेते हैं यहाँ पर P2²/2m, ठीक है, मास तो वही रहेगा और इधर हो जाएगा 2P1²/2m, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब हमें रेशो यहाँ पर बताना है, तो आनुपातिक परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन के लिए P2/P1 बराबर देखिए 2 आएगा, वर्गमूल लेंगे तो P2/P1 बराबर हो जाएगा √2, ठीक है, √2 हो जाएगा। तो परिवर्तन यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तन तो यही है कि √2 गुना हो जाएगा P2, ठीक है नहीं, √2 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए होगा इसमें, ठीक है नहीं, ऑप्शन ए होगा। ओके, यदि दो साबुन के बुलबुलों के अंदर दाब दिया हुआ है वायुमंडलीय दाब के बराबर है तो उनके आयतनों का अनुपात है। अब देखिए दो साबुन के बुलबुले हैं, ठीक है, एक हमने ये ले लिया और दूसरा हमने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पर जो दिया है P1 ले लेते हैं, P1 बराबर होता है देखिए P0 प्लस ये होगा 40/R, ठीक है, 40/R।
R1, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो R1 है, इसकी रेडियस R2 है। इसको लिखेंगे P2 इज इक्वल टू P0 प्लस 40 अपॉन R2। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या आएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो P1 इज इक्वल टू P0 प्लस 40 अपॉन R1, तो यहाँ से P1 माइनस P0 बराबर 40 अपॉन R1। यहाँ से अगर हम देखें तो 1.01 है, तो 1.01 P0 माइनस P0 इज इक्वल टू 40 अपॉन R1। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा निकल के, ये यहाँ से निकल के आएगा 0.01 P0 इज इक्वल टू 40 अपॉन R1। R1 इधर लेकर जाएंगे तो R1 इज इक्वल टू 40 अपॉन 0.01। ठीक है, नीचे से अगर देखिए P0 दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन बना लें इसको। अब यहाँ से देखेंगे तो P2 माइनस P0 इज इक्वल टू 40 अपॉन R2। बिल्कुल वैसे ही यहाँ से भी R2 निकल के आएगा 40 अपॉन P2 माइनस P0, तो R2 निकल के आ जाएगा 40 अपॉन P2 कितना दिया है 1.03 P0 माइनस P0, यह आ जाएगा 40 अपॉन 0.03 P0। ठीक है, ये R2 हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमें बताना है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या है। आयतनों का अनुपात देखिए B1 अपॉन B2 जब लिखेंगे तो आयतन हम लिख सकते हैं 4/3 पाई R क्यूब R1 क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई R2 क्यूब। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, R1 अपॉन R3 पावर 3। अब यहाँ से देखिए R1 अपॉन R3 का रेशो क्या आएगा, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, तो ये पहुँच जाएगा ऊपर 0.03 ऊपर जाएगा 0.03 और नीचे आएगा 0.01। पॉइंट हटाएंगे पॉइंट से पॉइंट, पावर कितनी है 3 है, 3 का हो जाएगा देखिए 27 और नीचे हो जाएगा 1। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, 27 रेशो, ठीक है 1। यहाँ देखेंगे द ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज। इसमें देखिए क्या होगा, सिंपल पेंडुलम के लिए अगर हम टाइम पीरियड देखें तो टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, स्क्वायर अगर हम करेंगे दोनों साइड तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। अब यहाँ ग्राफ ये पूछा गया है कि टी स्क्वायर और एल के बीच में क्या ग्राफ होगा। अगर हम बनाना चाहें इसको तो इस तरीके से बनेगा, टी स्क्वायर और एल के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ टी के बीच पूछा गया होता, ये तो टी स्क्वायर के बीच पूछा है, टी के बीच और एल के बीच पूछा गया होता, तब यहाँ पर जो ग्राफ बनता वो पैराबोलिक बनता, ठीक है, परवलय के आकार का बनता, ठीक है नहीं। तो ये होगा ओके। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग है। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमें बताना है। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पलायन वेग से कम वेग से फेंकी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो VE है, जो V है वो BE से कम है। B मतलब एस्केप वेलोसिटी BE, और V यहाँ पर क्या है, जो उसका वेग है। ओके, तब यहाँ पर देखिए VE क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो VE जो होता है वो होता है 2gme अपॉन RE। ओके, ये होता है पृथ्वी के लिए, यही होता है। अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग कर दें तो ये हो जाएगा, देखिए एक मिनट, इस पे अंडर रूट आएगा, इस पे अंडर रूट आएगा। अगर हम दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा V स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2gme अपॉन RE।
2 से भाग कर दें तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, और स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तब क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 mv², और इधर हो जाएगा Gme/re। इसको अगर हम इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, 1/2 mv² माइनस Gmem/re, ये हो जाएगा लेस देन 0। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये लेस देन 0 जो क्या है, ये है टोटल एनर्जी, ठीक है, कुल ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, लेस देन 0। तो ये तो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। ओके, ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों का जो सम होता है वो टी ई के इक्वल होगा, के ई प्लस पी ई, ठीक है, नहीं पी की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड किया, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक्स बाई जेड चित्र में दर्शाए गए चालक हैं, नेट चालक बाई पर चुंबकीय बल हमें ज्ञात करना है। बाई पर चुंबकीय बल क्या होगा, सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 2 वायर लेंगे, 2 चालक लेंगे, इन दोनों के बीच बल का मान क्या होगा। देखिए दोनों में जो धारा की दिशा है वो एक ही तरफ है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन होगा। तो अगर हम इसको F1 मान लें तो इस पर F1 बल लगेगा और इस पर F1 बल इस डायरेक्शन में लगेगा, तो अट्रैक्शन होगा इस पर, ठीक है। तो F1 का मान कितना होगा, पहले वो निकाल देते हैं। F1 देखिए क्या होगा, F1 होगा μ0 I1 I2। अब देखिए दोनों सेम है, ठीक है, दोनों में करंट यहाँ पर कितना है, अच्छा हाँ यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर लिखेंगे I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ये होता है। ओके, अब यहाँ पर यूनिट लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, वरना वैसे यहाँ पर क्या लिखते हैं, नीचे L लिखते हैं, ठीक है, यूनिट लेंथ के लिए है ये, तो L नहीं लिखा जाएगा। ओके, F1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, μ0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, और I1 I2 20 और 40, ठीक है। R कितना है, दोनों की बीच की डिस्टेंस यहाँ पर नहीं दी हुई है, ठीक है, R ही ले लेते हैं। ओके, दूसरा निकालेंगे हम F2। अब F2 भी यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे एक दूसरे को, तो F2 भी निकालेंगे तो क्या आएगा, μ0 अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पर I2 इंटू I3 लेंगे और नीचे R, 2 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई कितना होगा, 40 गुणा 60, ठीक है, R। अब यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू इसमें अलग है और इसमें अलग है, ठीक है, 4 छंग 24, ये आएगा 2400 और ये आएगा 4 दूनी 800। तो जो वैल्यू ज़्यादा होगी वही फोर्स होगा। तो F1 की वैल्यू क्या है, कम है, और F2 की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा वो F2 माइनस F1 होगा, ठीक है, और F2 ग्रेटर देन F1, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाई में धारा के प्रवाह की दिशा के अनुरूप नहीं, पेपर के तल से दाईं ओर, पेपर के तल से अगर हम दाईं ओर देखेंगे तो दाईं ओर ही होगी, क्योंकि F2 का मान ज़्यादा है, ठीक है, F2 का मान ज़्यादा है। तो नेट फोर्स क्या आएगा, ठीक है, नेट फोर्स दाईं ओर के लिए आएगा F2। ओके, तो ये वाला करेक्ट होगा, सी वाला, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ओके, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर देखिए y इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y इजिकल टू, इसको लिख लेते हैं पहले, देखिए इसको लिख लेते हैं y1,
ए साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स। दूसरा लिख लेते हैं बाई 2। यहाँ पर देखिए कॉस में है, इसको हमें लिखना है साइन में, तो साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा 2 माइनस की एक्स। ठीक है, इसमें भी देखिए टाइम पीरियड क्या है, ए है, और इसमें भी टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड ए है इसमें, और इसमें भी एम्पलीट्यूड ए है। आयाम जो है वो दोनों में समान है। आयाम जब दोनों में समान है तो अध्यारोपित होने पर परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा? परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो आयाम कुछ ये होगा, ए नेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस पाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि जो फेज डिफरेंस है यहाँ पर वो पाई बाई 2, फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो गया 2a², तो ये आ जाएगा a√2। तो ऑप्शन ए सही होगा, √2a या फिर a√2 एक ही बात है। ओके, तो ये क्वेश्चन थे हमारे इसमें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं हमने। ओके, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।